नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो वीडियो थोड़ी सी मेमकांड के ऊपर वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए समय अभाव के कारण उसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था जिसकी चर्चा मैं अब करूँगा। क्योंकि फिर उससे वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती, ज़्यादा लंबी वीडियो है वो लोग देखते नहीं। तो वो क्या पॉइंट था जो मैंने छोड़ दिया था, वो ये था दोस्तों कि ये जो हिंसा हुई थी, ये चुनाव था 8 मतदान केंद्रों पर, जो 8 गांव के मतदान केंद्र थे, अलग अलग गांव के, वो रद्द हुए थे। लेकिन जब ये हिंसा हुई, इन 8 मतदान केंद्रों पर भी बूथ कैप्चरिंग की और जो पुलिस का एक जवान मारा गया और 20 और जो मारे गए थे, आम आदमी मारे गए थे 20, तो उसकी चर्चा थी जो वो पूरे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में हुई। तो उस टाइम इलेक्शन आयुक्त जो हुआ करते, इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते, वो आते TN शेषन जी। और TN शेषन जी इतने दबंग आदमी थे कि अगर हिंदुस्तान के लीडर, बड़े से बड़ा लीडर अगर आज तक किसी से डरा है तो वो TN शेषन से डरा करते, और किसी भी आदमी से की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती कि जो लीडरों के साथ इस तरह का व्यवहार करता या फिर लीडर जी से खौफ खाते हों। हिंदुस्तान के लीडर उस टाइम वो 1990 से लेकर 1996 तक देश के चुनाव कमिश्नर हुआ करते, चुनाव आयुक्त हुआ करते। और उन्होंने इसको देखकर जो जब ये मीडिया में आया तो सौते संज्ञान लेते हुए ही इस पूरे के पूरे चुनाव को, महम चुनाव को रद्द कर दिया था। TN शेषन के बारे में दोस्तों मैं अगली वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा कि क्यों उससे इतनी खौफ खाते थे, क्यों लोग डराया करते, क्यों नेता उनसे भयभीत हुआ करते। उनका नाम भी उनकी जुबान पर नहीं आया करता, लीडरों की जुबान पर। वो TN शेषन थे, उनका अगली वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर। तो आज की तरह वो नहीं हुआ करते, जैसे आज के चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के अंदर, जो EVM की सरकार है, लोगों ने प्रूफ भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी बहुत बेशर्मी से जो उसको डिनाई कर दिया गया। खैर चलिए, छोड़िए इस चीज़ को। तो लेकिन ये था दोस्तों कि उस टाइम जब वो पूरा का पूरा इलेक्शन ही, मतदान का जो उपचुनाव था, वो जब कैंसिल हुआ तो नई तारीख रख दी गई थी महम कांड के लिए, महम चुनाव के लिए। तो जब नई तारीख चुनाव की डिक्लेयर हुई और पूरा रद्द हुआ तो उस टाइम में फिर से चुनाव की सरगर्मियां जो थी वो शुरू हो गई। लेकिन उसमें दोस्तों एक उम्मीदवार हुआ करते, मीर सिंह। वो मीर सिंह उम्मीदवार मदीना गांव से थे, यानी दांगी गांव से ही थे। और लोग ये कह रहे हैं कि उनको ओम प्रकाश चौटाला ने उठाया था ताकि मदीने की और दांगी गोत्र की जितनी भी वोट है वो बट जाएं और ओम प्रकाश चौटाला जीते, वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन दोस्तों इलेक्शन होने से पहले उस मीर सिंह का कत्ल हो गया। और मीर सिंह के कत्ल में लोग तो ये कहते हैं अगर भाई चौटाला ने वो करवा दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अगर लोग ये भी कह रहे थे कि आनंद सिंह दांगी के वोटों को काटने के लिए चौटाला ने उसको खड़ा किया था, चौटाला साहब ने। लेकिन जब चौटाला साहब ने उसको खड़ा किया था तो वो तो उनके लिए फायदेमंद था। तो ये बिल्कुल निराधार अफवाह है कि उनका जो कत्ल है वो चौटाला साहब ने करवाया था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, दांगी के ऊपर जरूर इसके ऊपर शक की सुई जाती है। क्योंकि उस टाइम दांगी भी के ऊपर भी जो आरोप थे वो हिंसा के लगे थे, गोलीबारी के लगे थे, भड़काने के आरोप लगे थे। तो ये ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर निराधार आरोप है कि मीर सिंह का जो कत्ल है वो ओम प्रकाश चौटाला ने करा था। लेकिन खैर, एक उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार था, उसका कत्ल होने से वो एक बार फिर से महम चुनाव पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और उसकी नई तारीख दे दी गई। लेकिन तब तक ओम प्रकाश चौटाला थे, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे और उनकी जगह शायद बनारसी दास गुप्ता को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो भी 51 दिन के लिए ही बने थे। लेकिन खैर, जब वो चौटाला साहब मुख्यमंत्री पद से हट गए तब वो चुनाव हुए और ओम प्रकाश चौटाला जी उस चुनाव में हार गए। आनंद सिंह दांगी की जीत हुई। आनंद सिंह दांगी उस टाइम कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते। और उसके बाद चौटाला परिवार से कोई भी आदमी महम से न तो उन्होंने चुनाव लड़ा और न कभी कोई जीता। हाँ, बाली जो थे वो जरूर चुनाव जीते थे, इनेलो की तरफ से जीते थे, लेकिन चौटाला परिवार की तरफ से कोई उसमें चुनाव नहीं जीत पाया और न ही उन्होंने कभी लड़ने की हिम्मत की। खैर दोस्तों, ये तो पूरा हुआ महम कांड। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि चौटाला साहब इतने दबंग आदमी थे कि वो जो उनके मन में आ जाया करता ना वो पूरा किया करते, चाहे फिर उन्होंने कोई वायदा किया हो या नहीं किया हो। न तो वो किसी की परवाह किया करते, न अपने मतदाताओं की, न ही किसी और की। तो उन्होंने, ये बात है दोस्तों,
2000 की, 2000 में उस टाइम पे हरियाणा विकास पार्टी की जो सरकार थी वो बीजेपी के सहयोग से चल रही थी, और बीजेपी ने अपना वो समर्थन ले लिया था वापस। तो जो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी वो गिर चुकी थी, और बीजेपी की जो उम्मीदवार हुआ करते उन्होंने समर्थन दे दिया था ओम प्रकाश चौटाला को। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने ये 1 साल भी नहीं चल पाए, तो फिर से चुनाव विधानसभा को भंग कर दिया था। विधानसभा को भंग करने के बाद 2000 में फिर से चुनाव की जो थी वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीख आ चुकी थी, और उसमें प्रचार के दौरान चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये वायदा किया था किसानों के साथ कि मैं सभी किसानों की जो बिजली है उसको माफ़ कर दूंगा, बिजली के बिल को माफ़ कर दूंगा। और लोगों ने इसके ऊपर पूरा भरोसा किया, और वो भरोसे की भी एक वजह ये थी दोस्तों कि इससे पहले चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए थे, और कर्जे माफ़ करने से उनका इतना विश्वास जम गया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये कहा कि मैं किसानों की बिजली के बिल है माफ़ कर दूंगा, तो लोगों ने भरोसा किया और उनको जिताया। लेकिन जैसे ही 2000 के अंदर इनेलो के यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने इस चुनावी वायदे को बिल्कुल मना कर दिया। ये नहीं कि टाल दिया हो या फिर ये कह दिया हो कि ठीक है भाई कर देंगे माफ़, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि किसानों के कोई भी बिजली के बिल माफ़ नहीं किए जाएंगे। इससे क्या हुआ कि हरियाणा के जो किसान थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे कि इन्होंने किसानों बिजली बिल माफ़ी का वो किया था, हमने इसलिए वोट दिए थे, और आज ये कह रहे हैं कि हम बिजली बिल माफ़ी नहीं करेंगे। तो लोगों ने क्या था कि बिजली के बिल माफ़ कर नहीं होने से बिजली बिल भरने बंद कर दिए। तो ओम प्रकाश जी चौटाला ने या उनकी सरकार ने किसानों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि ये बिल भरो, नहीं तो आपकी सज़ा की जाएगी, आपके जो बिल है उसकी रिकवरी की जाएगी आपसे, चाहे कुछ गिरवी रखना पड़े या और कुछ करना पड़े। तो इससे जो है लोग और ज़्यादा नाराज़ हो गए, और जो गाँव के अंदर अधिकारी थे वो बिलों के दबाव के लिए जब आने लगे तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, और विरोध करना शुरू करने से फिर उससे ओम प्रकाश चौटाला जी हो गए नाराज। लेकिन उधर से किसान भी नाराज हो गए सारे के सारे, और उन्होंने उस टाइम पे भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन चलाने का प्रयास किया कि हम हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते रामफल कंडेला। कंडेला दोस्तों गांव का नाम है, और रामफल उसके निवासी हुआ करते रामफल जी। तो उसी कंडेला गांव में उन्होंने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी और मंच वगैरह बनाना शुरू कर दिया। जब मंच बनाना शुरू कर दिया तो पुलिस फोर्स से उसको ख़त्म करवाने की कोशिश की, आंदोलन को ख़त्म करवाने की कोशिश की, दबाव डालना की शुरुआत की। तो उससे जो है और ज़्यादा भड़क गए लोग, और ज़्यादा भड़कने से फिर क्या हो गया कि उन्होंने रोड जाम कर दिया किसानों ने। और ये कंडेला, गुलकनी और एक गांव और था, उसमें ज़्यादा ये आंदोलन बढ़ गया। तो पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश से या फिर डीजीपी के आदेश से, कई आदेश सरकार का ही माना जाता है, तो उन्होंने कंडेला गांव में कर दी फायरिंग। लेकिन फायरिंग करने से किसान तो भड़कने थे ही थे, लेकिन उसमें कोई भी आदमी मारा नहीं गया। तो किसानों ने और ज़्यादा आंदोलन तेज कर दिया जब फायरिंग हुई तो। और फायरिंग होने से, क्योंकि पहले एक महम कांड हो चुका था उससे पहले, तो किसान घबरा नहीं रहे थे, वो भी मरने मारने पर उतारू हो गए। तो उधर से जो पुलिस थी, पुलिस ने एक बार फिर से उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, तो किसान और पुलिस आमने सामने आ गए और गुलकनी गांव के अंदर इतनी ज़्यादा फायरिंग की, आगे 8 किसान मारे गए उसमें। लेकिन इसी दौरान दोस्तों एक अजीब सी घटना हुई। एक अजीब सी घटना ये थी कि कंडेला गांव में एक सांड हुआ करता है, और वो उस आंदोलन में पता नहीं उसको कैसे क्या प्रेरणा कहिए या कुछ भी कहिए कि वो जो सांड था वो किसानों के सामने खड़ा हो जाया करता, जैसे ही कोई पुलिस वाला दिखाई देने लग जाए वो पुलिस पर हमला कर दिया करता है और किसानों को बचाया करता। ये फैक्ट है। और इसमें हरियाणा पुलिस ने पहले तो उसको लट्ठों से या दूसरी उनसे वो कोशिश की तो वो पुलिस वालों के ऊपर सांड भारी पड़ने लगा। तो फिर घोड़ा पुलिस होती है हरियाणा पुलिस के पास, तो वो घोड़ा पुलिस से जब उस सांड के ऊपर वो किया, आक्रमण करने की कोशिश की, उसको भगाने की कोशिश की, तो पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी कैसे ताकत आई कि वो पूरी हरियाणा पुलिस की घोड़ा पुलिस को उस अकेले सांड ने भगा दिया अपने सींगों से। जो भी घोड़ा उसके पास आता उसको सींगों से उठा कर पटक दिया करता, घोड़ा भी गिर जाया करता, पुलिस वाले भी। और पुलिस वालों ने अपनी तमाम कोशिश कर ली, लेकिन वो पुलिस वाले उस सांड को अपनी जगह से नहीं हिला पाए। और जब ये फायरिंग हुई तो वो किसानों के बचाव के लिए वो सांड आगे आया और उसने बहुत भयंकर रूप से हमला किया पुलिस के ऊपर।
लोग ये कहते हैं कि उस सांड को मारने के लिए पुलिस वालों ने 400 राउंड फायरिंग की, और लेकिन 400 राउंड फायरिंग करने के बाद भी उसमें इतनी तेजी इतनी वो थी कि एक भी गोली उस सांड को नहीं लगी। 400 गोलियां बरसाने के बाद भी एक सिंगल गोली भी उस सांड को नहीं लगी। और उस सांड ने मेरे हिसाब से जो महम कांड हुआ था, अगर वो सांड नहीं होता तो कंडेला के अंदर सिर्फ 8 किसान नहीं मरते, पता नहीं 80 मरते या 100 मरते। क्यों? क्योंकि पुलिस ने सीधी फायरिंग कर रखी थी, और उधर से कंडेला, गुलकनी और दूसरे गांव के जो हजारों किसान थे वो भी आमने सामने आ गए थे। एक बार फिर से महम कांड बनने की तैयारी हो चुकी थी, और वही जो हिंसा उसमें थी वही हिंसा कंडेला में भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस सांड के कारण सिर्फ 8 किसान ही उसमें शहीद हुए, कि शहीद का ही दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जब वो अपने किसानों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो उनको शहीद कहना ही काफ़ी उचित रहेगा दोस्तों। तो 8 किसान उसमें शहीद हुए, और उस सांड के कारण शायद कितने जानें बची ये कि अंदाजा ही लगा जा सकता है। लेकिन उस सांड का अगर किसी को देखना है तो कंडेला गांव के अंदर उस सांड की आज भी मंदिर बना हुआ और तस्वीर, वो मूर्ति बनी हुई है। कोई भी आदमी जाके उसको देख सकता है। उस सांड के कारण पता नहीं कितनी जानें बची, जो आज भी लोग, कंडेला गांव के लोग और उस एरिया के लोग हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। ये प्रूफ के तौर पे कोई भी जा देख सकता है। खैर, लेकिन दोस्तों इससे फिर क्या हुआ कि पुलिस, जितने कंडेला और आसपास के गांव के और उस एरिया के जितने भी किसान थे, उन्होंने भी धावा बोल दिया और रोड जाम कर दिया। और जो भी अधिकारी आए उनको, अधिकारियों को बंधक बनाया, और चंडीगढ़ और जो जींद हाईवे था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। ये लगभग 2 महीने तक ये बंद रहा। और उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, वो नरवाना हल्के से ही MLA बने थे, विधायक बने थे। तो उसके बाद कभी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस रास्ते से जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए थे। और उन 2 महीने तो क्या, उसके बाद भी वो कभी उस रोड से नहीं जा पाए। तो ये दोस्तों कंडेला कांड था। इसमें भी 8 किसानों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वो सिर्फ ये था कि ओम प्रकाश चौटाला जी की जो जिद थी, जो उनकी दबंगई थी, उसके कारण ये परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इस तरह की जो दबंगई थी, या जिस तरह के जो किसान वो हरकतें थी, वो पूरे दौरान में वो कभी किसी से झुके नहीं। जो उन्होंने सोच लिया वो सोच लिया, और जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। और उनका नुकसान खुद उनको हुआ है। और एक नुकसान मैं और भी मानता हूँ दोस्तों, कि मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज जो कद है, वो कद ओम प्रकाश चौटाला जी की जिद और दबंगई की देन है। वो क्या जिद थी, क्या उनकी सोच थी, और क्या उन्होंने दबंगई दिखाई, और क्या उन्होंने किया, जिसके कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनका कद बढ़ा। उन्होंने देवीलाल को हराया। देवीलाल को हराने के पीछे भी क्या वो था, देवीलाल क्यों, जब भी उन्होंने रोहतक से चुनाव लड़ा, क्यों हारे, कैसे हारे, इसकी चर्चा मैं बिल्कुल अपनी अगली सीरीज में करूंगा। अगली उसमें वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जिद के कारण क्या क्या नुकसान उठाने पड़े उनको खुद को। अगर वो एक कट्टर नहीं होते, जिद्दी नहीं होते, तो शायद मैं समझता हूँ कि वो और भी CM बनते हरियाणा के। और चौधरी देवीलाल के बाद जो जननायक की उपाधि थी वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को मिलनी थी। लेकिन उनकी इसी सोच के कारण, इसी दबंगई के कारण, और जो सोच लिया वो कर दिया, इसी के कारण ये नतीजा हुआ कि 2005 के बाद 20 साल तक कभी भी जो इनेलो है या ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है वो सत्ता में नहीं आया। और अब तो परिस्थितियाँ मुझे नहीं लगती कि आने वाले टाइम में कब होगा, क्या होगा। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सत्ता हासिल की थी, मैं इसी दौरान 1990 के दौरान ही अपने भाइयों से लड़के और ज़बरदस्ती उन्होंने जो सत्ता हासिल की थी, जो सत्ता का संघर्ष था, उस टाइम मैं पत्रकारिता किया करता। तो मैं जब इंटरव्यू लिया करता तो इन्होंने वालों से यही पूछा करता कि जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने भाइयों से सत्ता हासिल की है, इसी तरह एक न एक दिन अजय चौटाला जी और अभय चौटाला जी के अंदर भी सत्ता का संघर्ष होगा। और उसमें कौन बाजी मारेगा, कौन उस सत्ता को हासिल करेगा। तो लोगों ने उस टाइम ये कहा करता कि आप तो पागल हो, इस तरह की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सत्ता होती ही ऐसी है। इसी चीज़ के लिए मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर अजय चौटाला के परिवार को अगर कभी सत्ता हासिल होती है भविष्य में, मैं आज कह रहा हूँ,
तो जो सत्ता का संघर्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उसके भाइयों में हुआ, और जो अजय और अभय के बीच में सत्ता का संघर्ष हुआ, वही संघर्ष अगर अजय चौटाला के परिवार को मिलती है तो दुष्यंत और दिग्विजय में भी होगा। ये आज आप नोट कर लेना। और अगर कभी सत्ता अभय चौटाला को मिलती है तो अभय चौटाला के जो दोनों बच्चे हैं वो कर्ण और अर्जुन, उनमें भी यही सत्ता का संघर्ष होगा। ये आने वाले टाइम में याद रख लेना दोस्तों। इसमें न तो दुष्यंत और दिग्विजय का कोई कसूर होगा, न कर्ण अर्जुन का कोई कसूर होगा। क्यों? क्योंकि सत्ता की ताकत ही ऐसी होती है, एक बार जिसको सत्ता मिल जाती है उस सत्ता को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुगलों का इतिहास इस चीज़ के बारे में आप पढ़ के देख लेना कि सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या क्रूरता की, और यही सत्ता हासिल करने के लिए आने वाले टाइम में अगर चौटाला परिवार में ये फिर से जाती है तो वही सत्ता का संघर्ष फिर से होगा। ये आप नोट कर लेना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज बीबी हरशरण कौर जी का शहीदी दिवस है। अब बीबी हरशरण कौर जी कौन थी? एक 16 साल की बच्ची थी जिन्होंने अकेले लड़की ने, 16 साल की लड़की ने सैकड़ों मुगलों को मार दिया था, उनकी फौज को मार दिया था। और जो हमारे सिख कम्युनिटी के जो शहीद हुए थे चमकौर की लड़ाई में, उनका अंतिम संस्कार किया था। उस विषय के ऊपर मैं आज ही एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। और मैं अपनी तरफ से बीबी हरशरण कौर जी को शहीदी दिवस पर उनको नमन करता हूं, और अपने सभी जो सिख भाई हैं उनको भी मैं नमन करता हूं कि सिख कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी वीरांगना पैदा हुई जिन्होंने 16 साल की उम्र में मुगल सेना से न सिर्फ टक्कर ली बल्कि बहुत से मुगल सैनिकों को भी मारा और अपनी शहीदी दी। ऐसी वीरांगना को हमारा भारत लिंक ग्लोबल की तरफ से बहुत बहुत नमन है। और